Good morning students, my name is Megha Sharma and today's topic is private, public and global enterprises. In previous chapter we have already discussed about that Indian economic is consists of two type of activity, that is economic activity and let's say non-economic activities. So in economic activities, all those activities that are done for the purpose of earning money, वे सभी एक्टिविटीज जो करी जाती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मनी अर्न करना. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वे सभी एक्टिविटीज जो करी जाती है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना नहीं है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव किसी के प्यार में अफेक्शन में जो हम काम करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. लेट्स से कि इफ़ आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, सो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उनको सर्विस देना है, देन वो मैं कर रही हूँ ताकि उसके पीछे मैं पैसा कमा सकूँ, सैलरी अर्न कर सकूँ. बट वही टीचिंग अगर मैं मेरी डॉटर के लिए करती हूँ, मेरे बच्चों के लिए करती हूँ, तो उसके बदले में मैं कुछ नहीं चाह रही हूँ, तो वो सब क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसी तरह से इंडियन इकोनॉमिक के जो सेक्टर्स होते हैं वो फर्दरली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स. Private sector we have already discussed in chapter 2. So for the quick revise हम एक बार देख लेते हैं. So first private sector होता है sole proprietorship. Sole मतलब एक, अकेला. सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेला जो किसी बिजनेस को ओन करता है. अगर कोई इंसान एक अकेला मालिक है बिजनेस का, वो सब आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में. बिजनेस वही इंसान है, वही इंसान बिजनेस है, वो इंसान है तो बिजनेस चल रहा है और उसको कुछ हो जाता है तो बिजनेस वहीं पे बंद हो जाता है. सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर है उसकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. पैसा है, लगाएगा अगर कैपिटल तो अपनी कैपिटल लगाएगा और उसको प्रॉफिट होगा और लॉस होगा तो भी उसी को होगा. नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में सेम है बट यहाँ पे अकेले नहीं है, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, लेट्स से 50 लोग मिलकर जब साथ में काम करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं, उनके कौन कितनी कैपिटल लाएगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना काम करेगा, सब डिसाइडेड रहता है. अगर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पार्टनरशिप के लिखे हुए होते हैं, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड. Partnership deed. All rules and regulation in written form in partnership are called partnership deed. Next है joint Hindu company. Joint Hindu company नेम से समझ में आ रहा है वो सभी बिजनेस जो एक जॉइंट फैमिली पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चलते हुए आ रहे हैं. उस बिजनेस में जो सबसे घर का सबसे बड़ा इंसान होता है वो उसको कहा जाता है कर्ता. वही बिजनेस को कंट्रोल करता है और उसी की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. अगर कर्ता की डेथ के बाद, कर्ता की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसका सक्सेसर होगा, जो उसके बाद जो फैमिली का सबसे बड़ा इंसान होगा वो नेक्स्ट कर्ता अपॉइंट हो जाता है. यहाँ पे कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है और बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है. कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लोगों के द्वारा मिलकर बनाई जाती है, लेकिन इनका मेन एम जो रहता है वो पैसा कमाना नहीं रहता, पब्लिक सर्विस करना इनका मेन एम रहता है. यहाँ पे लिमिट नहीं रहती, मैक्सिमम इसमें कितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसमें जो पैसा आता है वो पब्लिक जो इनके मेंबर्स हैं उनके थ्रू ही आता है. जो इनका मैनेजमेंट होता है वो इलेक्शन बाय द मेंबर्स होता है. मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, उसमें जो डायरेक्टर्स बनते हैं वो इसका मैनेजमेंट करते हैं. इनकी लायबिलिटी सबकी लिमिटेड रहती है, कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे नहीं रहती. कंपनी बेटा, कंपनी में जब एक कंपनी अपने शेयर, अपनी ओनरशिप देती है पब्लिक को तो उसको वो कंपनी कहा जाता है. कंपनीज एक्ट 2013 में इसके सारे एक्ट एंड रेगुलेशंस रहते हैं. मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है, मल्टीनेशनल, मल्टी मतलब बहुत सारे, नेशंस मतलब बहुत सारे देशों में जो अगर एक कंपनी काम कर रही है उसे हम कहेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज. तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. अब आ जाते हैं हम पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर क्या होता है, तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे. मेनली हम इस चैप्टर में 3 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. तो पब्लिक सेक्टर 3 टाइप्स में डिवाइड करे हुए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. सो लेट्स गो फर्दर. यहाँ पे डिफाइन क्या करा है, प्राइवेट सेक्टर को क्या डिफाइन करा हुआ है. इट इंक्लूड्स ऑल दोज एंटरप्राइजेज विच आर मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स.
ऐसे बिजनेसेस, ऐसे एंटरप्राइजेस जो कि मैनेज करे जाते हैं और उनका ओन्ड है, उनका स्वामी है, उनका जो मालिक है वो या तो एक इंडिविजुअल मतलब जो गवर्नमेंट का से कोई लेना देना नहीं है, एक इंडिविजुअल उसका मालिक होगा, या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, तो वो क्या बोला जाएगा उसको, प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होगी बेटा, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एंटरप्राइजेज विच आर मैनेज्ड ओन पार्शली और होली बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे पार्शली और होली का मतलब क्या है कि ऐसे एंटरप्राइजेज, ऐसी कंपनियां, ऐसे बिजनेसेस जो ओन्ड एंड कंट्रोल करी जा रही है पूरी की पूरी या तो गवर्नमेंट के थ्रू या तो पार्शली, मतलब आधी या आधे से ज़्यादा, कुछ परसेंट गवर्नमेंट की और कुछ परसेंट इंडिविजुअल मतलब कि प्राइवेट सेक्टर्स में। It can be part of a ministry or come into existence in the by separate act of parliament। जो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है वो दो तरीके से फॉर्म में आई हुई होती है, या तो वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री का पार्ट है, एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है, या उसकी पहले से कोई बॉडी नहीं होती, वो स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आती है। गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री थ्रू दिस एंटरप्राइजेस। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बात कही है कि गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन होता है वो बढ़ जाता है। गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो टैक्स के थ्रू होती है। अब गवर्नमेंट को और भी बिजनेस एक्टिविटी करनी होती है ताकि वो अपना पैसा बढ़ा सके, हमारे वेलफेयर के लिए खर्च कर सके, तो फिर गवर्नमेंट ने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। और वो कैसे पार्टिसिपेट करती है, इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, किसके थ्रू, बिजनेस के थ्रू, एंटरप्राइजेस के थ्रू। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो बेटा हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर में आप ये लेके देखो, जब हमारा इंडिपेंडेंस मिली 1947 के बाद, तो हमारा पूरा प्राइवेट, हमारी जो पूरी इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमिकल सेक्टर वो है रिफॉर्म करा गया। रिफॉर्म क्यों करा गया, क्योंकि जो बेस था वो सबका कमज़ोर था, इतना हम आगे डेवलपमेंट नहीं कर पाए थे, और उनको डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती, जो मनी चाहिए होती, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता, केवल गवर्नमेंट के पास था। प्राइवेट सेक्टर्स के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना पैसा नहीं था। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड 1956 emphasize द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन ऑर्डर टू अचीव रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उस टाइम पे हमको रैपिड डेवलपमेंट चाहिए थी, तो क्या करा गवर्नमेंट ने, सभी सेक्टर्स को, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स को पब्लिक अपने हाथ में, गवर्नमेंट हाथ में ले लिया, ताकि उनको रिफॉर्म कर सके। जो सिक यूनिट्स है या तो उनको बंद कर सके या तो उनको दोबारा से रिफॉर्म कर सके। 7 इंडस्ट्रीज वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। इनमें से 17 इंडस्ट्रीज थी तो उनको रिजर्व कर लिया गया पब्लिक सेक्टर्स में, और बाकी सबको इन 1956 में। उससे पहले तो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर्स में थी। उसके बाद में 1956 में 17 इंडस्ट्रीज रखी गई, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया। इसमें कौन कौन सी आ रही थी, आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन, स्टील, माइनिंग वगैरह, हैवी मशीनरीज, मिनरल ऑयल्स, कोल एक्सेट्रा। बट दिस कुड नॉट अचीव डिज़ायर रिजल्ट। लेकिन ये 17 इंडस्ट्रीज रखने के बाद भी डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। अब इसमें क्या हो गया, ये सारी एक तो सिक यूनिट्स थी, और गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा और इतनी टेक्निक्स नहीं थी कि वो इनको कंटिन्यूटी में चला सके। तो गवर्नमेंट ने हमने क्या किया, गवर्नमेंट को एक्चुअली पैसे की नीड थी, तो उन्होंने इन सब को भी प्राइवेटाइज कर दिया। उसके बाद में उन्होंने केवल 1991 जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, उसमें उन्होंने रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और आर्म फोर्सेस, ये 3 इंडस्ट्री थी जो अपने पास में रखी, और बाकी सभी इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर दिया। हैंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 गवर्नमेंट ऑप्टेड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इनकरेज प्राइवेट सेक्टर एंड FDI। तो अब 1991 में गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लेके आए, जिसे हम LPG भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने बोला कि उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, अपना पैसा वहाँ से निकाल लिया, सारी इंडस्ट्री से निकाल लिया, और इनकरेज करा प्राइवेट सेक्टर्स को कि आप इन यूनिट्स में इन्वेस्ट करिए। इसके साथ साथ उन्होंने ग्लोबल एंटरप्राइजेस को भी इनकरेज करा। पहले ग्लोबल एंटरप्राइजेस के जो शेयर्स थे इंडिया में, वो 49 से ज़्यादा नहीं जा सकते थे, उन्होंने अलाउ कर दिया 51% शेयर्स, कि आप 51% शेयर होल्डिंग तक भी आप ले सकते हैं। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ PSU, पब्लिक
सेक्टर यूनिट्स। कितने तरह की होती है पब्लिक सेक्टर यूनिट? फर्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट। इसके बारे में हम डीपली पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट आ जाते हैं हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म। ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ओल्ड में, ट्रेडिशन में हम देखते हैं तो सभी, मैंने जैसा आपको बताया, सभी बिजनेस जो थे वो गवर्नमेंट के ही हाथ में हुआ करते थे। तो उन बिजनेस को चलाने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बना देती थी, मिनिस्ट्रीज बना देती थी, और वो मिनिस्ट्री उन पूरे बिजनेस को देखती थी। मिनिस्ट्री और उस जो मैनेज करता था वो उस मिनिस्ट्री का हेड करता था, जिसे हम कहते थे मिनिस्टर। जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गई, माइनिंग मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, फिनेंस मिनिस्ट्री हो गई, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, तो उनके मिनिस्टर होते थे, उससे रिलेटेड सारे काम को देखते थे। मैनेज एंड गवर्न ऑफिशियल एज वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पार्लियामेंट में बनते थे, तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह ही ये कंपनियाँ चलती थी। अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री हु इज आंसरेबल टू गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। अब जो मिनिस्ट्री है, जैसा कि हम बात करते हैं, अगर कोई हॉस्पिटल से कोई प्रॉब्लम आई है, कोई शिकायत आई है, तो वहाँ का आंसरेबल कौन होगा? हेल्थ मिनिस्टर। तो उस वो मिनिस्ट्री होगी वो आंसरेबल होगी। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राम्स, इनके पूरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री हो गई, पोस्ट मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है। फिनेंस बाय गवर्नमेंट बजट। अब इसके पास जो पैसा है, ये मिनिस्ट्री चलाने के लिए जो पैसा होता है वो कौन लगाता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी से ये पैसा जाता है। इट्स एक्टिविटीज फ्रॉम इंटेग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन, और ये इसको चलाना ही गवर्नमेंट का काम हुआ करता था। इन यूनिट्स को काम करवाना ही उस मिनिस्ट्री का काम होता था। रूल्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल। अब वो डिपार्टमेंटल कहाँ का है? वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहाँ की है? वो सेंट्रल के हाथ में है या स्टेट के हाथ में? सेंट्रल के हाथ में जो रूल्स बनाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट के हाथ में तो जो रूल्स और रेगुलेशंस बनेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सुटेबल फॉर पब्लिक यूनिट सर्विसेज, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम एंड स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री, डिफेंस एंड एटॉमिक, ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। इसके अलावा आप देख सकते हैं पोस्ट एंड टेलीग्राम हो गया, इंडियन रेलवे एसोसिएशन हो गया, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री हो गई, दूरदर्शन, आकाशवाणी। बच्चे कहते हैं कि मैम इस तरह के एग्जाम्पल्स ही नहीं मिल रहे हैं, ये मिनिस्ट्री, हमें एग्जाम्पल्स मिल जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आपकी एटॉमिक एनर्जी हो गई, इंडियन रेल हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, ये सब जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल्स हैं। अब आ जाते हैं हम फीचर्स, कैसे पहचानेंगे जो ये बिजनेस है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है या नहीं। सब फर्स्ट है फुल्ली फिनेंस बाय गवर्नमेंट। इसका जो भी पैसा आता है, जो भी इसका पैसा आता है या जाता है, वो गवर्नमेंट देती है। इसका पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है और ये प्रॉफिट कमाते हैं तो पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में वापस जाता है। सब्जेक्ट टू अकाउंट एंड ऑडिट। अच्छा, गवर्नमेंट आपको पैसा देगी तो ऑब्वियस है ऑडिटिंग तो करवाएगी, और अकाउंटिंग मतलब ये आंसरेबल है किसको? गवर्नमेंट को। और इसकी ऑडिट कंट्रोल होती है किसके थ्रू? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑडिटर, उनके थ्रू। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हेडेड बाय कंसर्न मिनिस्ट्री। यहाँ पे देखिए, इसका जो मैनेज एंड कंट्रोल होता है वो कौन करती है? गवर्नमेंट खुद नहीं करती, उन्होंने मिनिस्ट्री बना रखी है हेडेड बाय मिनिस्ट्री, मिनिस्टर, और उस मिनिस्ट्री के जो हेड होते हैं मिनिस्टर, वो इसको कंट्रोल एंड मैनेज करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एज पर गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब कि इस मिनिस्ट्री के, इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो भी एम्प्लॉय होंगे वो कौन से एम्प्लॉयज़ होंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे। उनका प्रोक्यूरमेंट, उनका रिटायरमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उन सब कुछ गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली ही होगा। एम्प्लॉयज अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर। अकाउंटेबल मतलब वापस वही बात, आंसरेबल। आंसरेबल होते हैं, उनके वर्क का आंसर करा जा सकता है, वो उनके आपने क्या काम किया इसके लिए आंसर किया जा सकता है। और कौन कर सकता है वो आंसर? कंसर्न मिनिस्टर, जो भी वो मिनिस्ट्री है, वो डिपार्टमेंट जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो वाले मिनिस्टर। मैरिट्स और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो ये कह रहे हैं इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द ऑपरेशन ऑफ अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन, कोई सा भी नया रूल लेकर आना है तो क्या होता है कि पार्लियामेंट में
आप पार्लियामेंट में वो डिसाइड करके बस बता दिया जाता है, उस पर कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती है। तो जो कंट्रोल है वो इफेक्टिव कंट्रोल होता है, क्योंकि नो इफ एंड नो बट, जो आपको रूल पास करवाना है वो बस बता दिया जाता है, आप उसके लिए इफ एंड उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। आंसरेबल टू पार्लियामेंट, इनके द्वारा करा गया हर काम के लिए आंसरेबल रहते हैं पार्लियामेंट में या फिर अपने कंसर्न मिनिस्टर को। अभी ऑब्वियस है, जब इनका पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से आ रहा है तो जो रेवेन्यू, जो ये प्रॉफिट अर्न करेंगे वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, अब नेशनल सिक्योरिटी इज अ सब्जेक्ट टू कंसर्न, किसको हम प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो बिजनेस होते हैं, इस तरह के जो डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ही सुटेबल रहती है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं डिमेरिट्स और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो प्रोज एंड कॉन्स तो सभी में होते हैं। इसके कॉन्स क्या है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड नेग्लिजिबल चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो क्या होंगे? वो रिजिड है कि एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, उसमें चेंज नहीं होगा। अब रेलवे डिपार्टमेंट देख रहे हैं, सालों साल से सेम रूल सेम रेगुलेशन, कुछ चेंज नहीं होता, कुछ इनोवेशन नहीं आता। तो यहाँ पे रिजिड है इसका नेचर, और कुछ भी चेंजेस आने से नेग्लिजिबल, मतलब कि नेग्लिजेंस से दिखाते हैं, कोई भी चेंज अपने आप में ऑप्ट ही नहीं करते। सो नेक्स्ट है एम्प्लॉय हैव टू टेक अप्रूवल बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग देखो कैसे बनती है, पूरा स्केलर चेंज चलता है। यहाँ पे स्केलर चेंज क्या होता है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अगर एक एम्प्लॉय है, अगर ये एक एम्प्लॉय है, इसको कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, इसके ऊपर बी हेड है, उसके ऊपर सी हेड है और मिनिस्टर है डी, तो पहले उसको बी को बताना होगा, बी सी को बताएगा, सी डी को जाके बताएगा। अब डी ने हाँ करा ना करा, कोई चेंजेस बताए तो डी पहले सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी वापस ए को बताएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन चलती है, तो इसके लिए इसकी डिसीजन मेकिंग जो होती है बहुत डिले हो जाती है। एम्प्लॉय हैव टू टेक अप्रूवल बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन विच मेक थिंग्स डिले, बहुत देरी हो जाती है चीज़ें या डिसीजन लेने में। अनेबल टू टेक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ड्यू टू कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच मतलब चीज़ें नहीं करना, पुराने तकिया उसी बातों पे ही चले जाना। अब कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, ये लोग उसका एडवांटेज लेते ही नहीं है, क्योंकि उनकी सोच वही पुराने की, कौन करेगा काम, ठीक है। आप और हम सब जानते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो हालत है। रेड टेपिज्म, बेटा रेड टेपिज्म क्या होता है कि फाइल्स को आगे ना पहुंचाने देना, फॉर्मेलिटीज क्रिएट करना, काम ना करना, इसको कहते हैं रेड टेपिज्म। कि फाइल को रेड टेप चढ़ा के रखे रहने देना, उस फाइल पे फाइल इकट्ठी होती जाती है लेकिन वो काम नहीं करते, इसको कहा जाता है क्रिएट लॉट ऑफ अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई काम करने की इच्छुक नहीं होता गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इन डिफरेंस टू द नीड ऑफ कंज्यूमर्स, अब यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी चलाती है, तो जो कंज्यूमर की जो नीड होती है उनको इंडिफरेंस कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पे। इस टॉपिक को बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज बहुत होता है कि मैम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऑलमोस्ट सेम है, तो इन दोनों को अलग क्राइटेरिया में क्यों रखा गया है। तो देखो बेटा, इट इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी विद सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ये गवर्नमेंट बॉडीज नहीं है। क्यों नहीं है देखो, एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमनली सील विद द पावर ऑफ एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी एंड स्यू एंड कैन बी स्यू बाय इट्स नेम। इसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है। ये प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, होल्ड कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, इसकी खुद की कॉमन सील है, इस पर कोई स्यू कर सकता है, ये किसी को स्यू कर सकता है। सो जैसे कंपनी होती है लीगल एंटिटी, वैसे ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की भी लीगल एंटिटी होती है, जो कि उनके नाम से वर्क करती है, ठीक है। इट इज़ नोन एज पब्लिक कॉर्पोरेशन, इनको क्या कहा जाता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन। कंफ्यूज मत होना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और पब्लिक कॉर्पोरेशन आ जाए तो पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है वो क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इट इज सेट, ये वाली लाइन अच्छे से सुनो बेटा, इट इज सेट अप अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब इनकी जो बॉडी है वो एग्जिस्टेंस में एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आई, पहले से नहीं थी ये। और ऑफ स्टेट लेजिस्ट्रेशन, या फिर किसी लेजिस्ट्रेशन, जो स्टेट लेजिस्ट्रेशन है, जिला न्यायालय है, उनके थ्रू इनकी बॉडी एग्जिस्टेंस में आई है। अब यहाँ पे इसी एक्ट में, इन दिस एक्ट,
इसके ऑब्जेक्टिव, पावर, फंक्शन, रूल्स, रेगुलेशन सब इसी में डिफाइंड होता है। जब ये एक्ट पास हुआ होगा, इसके काम करने के तरीके, रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशन सब इसमें डिसाइड होगा। कितने एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, कैसे उनको रिक्रूट करा जाएगा, कैसे उनकी ट्रेनिंग करी जाएगी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं है, ये एज अ प्राइवेट सेक्टर काम करेगा या पब्लिक सेक्टर काम करेगा, सब कुछ एक्ट में डिफाइंड होता है। मैनेज एंड कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनेगा? डिसाइड होगा एक्ट में। अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, लेकिन उनको अपॉइंट कौन करेगी? गवर्नमेंट। इट हैज कंट्रोल ओवर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। और इस पूरे जो एक्ट के थ्रू ये जो बिजनेस बना है, जो ये एंटरप्राइज बना है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसकी एक पूरी एक्टिविटी, बैंकिंग की पूरी एक्टिविटी पे कंट्रोल रखता है। तो ये वही कह रहे हैं कि इस तरह के जो बिजनेस होते हैं वो किसी भी कॉमर्शियल टाइप की एक्टिविटी पे पूरा कंट्रोल रखते हैं, एज अ हेड काम करते हैं। हैव ए पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो, इस तरह के बिजनेस में गवर्नमेंट की पावर भी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी होती है, कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए डिसीजन ले सकते हैं, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं तो गवर्नमेंट की पावर्स भी रहती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, एफआईसी, एयर इंडिया, ये सब क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ये फीचर्स क्या है बेटा? फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन बता दिया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। इसके रूल्स, रेगुलेशन, ऑब्जेक्टिव, पावर सब इसी में डिफाइंड होता है। ओनर्स कौन रहते हैं इसके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस रहती है इसकी, इसका डिसाइड एक्ट करता है कि ये कॉर्पोरेट में एज अ प्राइवेट सेक्टर काम करता है या पब्लिक सेक्टर। फिनेंशियल ऑटोनॉमी, फिनेंशियल ये भी एक्ट में डिसाइड रहता है कि ये फिनेंस के लिए पब्लिकली डिपेंडेंट रहते हैं या गवर्नमेंट ट्रेजरी से इसका फिनेंस जाएगा। तो ये दोनों में हो सकता है, ये प्राइवेट सेक्टर पे भी डिपेंड रह सकते हैं, मतलब कि जो लोग हैं उन पे भी, इंडिविजुअल्स पे भी, इंडिविजुअल्स लिख देते हैं यहाँ पे, और गवर्नमेंट, ये सब एक्ट में डिसाइडेड रहता है, जिस एक्ट के थ्रू इनका फॉर्मेशन हुआ है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिकल, सही बात है, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है, गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, वो अकाउंटिंग आंसरेबल तो रहती है और इनकी ऑडिटिंग भी हो सकती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिटर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट, इनके लिए एक ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। स्टाफिंग एंड टर्म्स एंड सर्विसेज, ये डिसाइड करेगा एक्ट। इसके स्टाफिंग के क्या प्रोसेस रहेगा, इसके एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे तो उनकी प्रोसेस क्या है, उनको रिक्रूट करने की, उनकी रिटायरमेंट की क्या प्रोसेस रहेगी, उनको ट्रेन करने की क्या प्रोसेस रहेगी, उनको प्रमोशन देने की क्या प्रोसेस रहेगी, ये सब एक्ट में ही डिसाइड रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, वही है, प्रोज एंड कॉन्स सब में रहते हैं, इसके डीमेरिट्स है। थ्योरेटिकल एटोनॉमी, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे बात के लिए एटोनॉमी, यहाँ पे बात केवल एक लाइन है कि ये प्राइवेट सेक्टर जैसे काम करती है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उतना ही रहता है जितना एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रहता है, वही ये दोनों सेम ही है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस, एक्स्ट्रा में काम करते हैं, एक्स्ट्रा में फॉर्मेलिटीज़ करती है, जैसे कि गवर्नमेंट यूनिट्स करती है। डिले इन एक्शन, वही बात है कि बात है बस कि एज अ प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, एक्शन में यहाँ पे भी डिले होता है, क्योंकि मेन जो यहाँ पे मिनिस्ट्री है वही, अब जैसे आरबीआई को कुछ भी काम करवाना है तो उसे फिनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी सेम, जो हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा हुआ सेम ऐसे ही है, बस इसके जो ओनर हैं वो कौन है? गवर्नमेंट रहेगी। अब देखो इसमें क्या बोला है बेटा, स्टैब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो प्रोसेस है, उसी के अकॉर्डिंगली कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश होती है। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, उसके पहले वाले कंपनी लॉ में अगर कोई कंपनी में लॉ के अंडर अगर कोई कंपनी स्टैब्लिश हो गई तो वो भी इसमें काउंट करी जाती है। इट इज़ रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, ठीक है। रजिस्टर किस तरह रजिस्टर, सब कुछ नियम, कायदे, कानून सब कुछ कंपनीज एक्ट के है, बस मालिक कौन है? गवर्नमेंट। एस्टेब्लिश फॉर पर्पस ऑफ रनिंग इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल अंडरटेकिंग, क्यों बनाई गई है?
वही जो कंपनी काम करती है इंडस्ट्रियल या फिर कॉमर्शियल रिफॉर्म के लिए बनाई गई। उसका मेनली जो गवर्नमेंट कंपनी बनाने का रीज़न था वो ये था कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो लोगों के लिए बहुत असेंशियल होती है, ज़रूरी होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उनकी प्राइसेस बहुत हाई रहती है। तो कंपनी गवर्नमेंट को उसके आगे कदम रखना पड़ा जिससे कि वो लोअर प्राइस में मोनोपोली ख़त्म करके लोगों को चीज़ें अवेलेबल करवा सकें। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना। अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच नॉट लेस देन 51% ऑफ शेयर। पेड अप कैपिटल उसकी 51% होनी चाहिए, कम से कम। नॉट लेस देन का मतलब होता है कम से कम। जो पेड अप कैपिटल में गवर्नमेंट का हिस्सा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 51%। इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट का हिस्सा होना चाहिए? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। होली और पार्शली। होली और पार्शली का मतलब क्या होता है? या तो पूरा का पूरा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो, या तो पार्शली स्टेट एंड गवर्नमेंट और स्टेट के हाथ में हो। द शेयर ऑफ कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो शेयर खरीदे जाएंगे, जो पेड अप कैपिटल दी गई है, तो शेयर भी खरीदे गए होंगे, वो किसके नाम पे खरीदे गए होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। Here government is the major shareholder and exercise major control over its management। अब यहाँ पे जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास में। तो इसका जो कंट्रोल और मैनेज्ड है वो पूरा गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली ही होगा। अब इसके एग्जांपल है सेल, बेल एंड BEML। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेशन एस्टैब्लिशमेंट किसके अंदर आता है? कंपनीज एक्ट 2013। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसके खुद का नाम होता है, उसी के ये एक कॉर्पोरेशन में आती है। ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इसकी खुद की एक सील होती है, कॉमन सील होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी में ये सभी लिखते हैं ना आप। और ये फ्यू कर सकती है, किसी पे केस कर सकती है, इस पर भी कोई केस कर सकता है। मैनेज जिसका जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन डिसाइड करेगा? जो मिनिस्ट्री होगी जिससे रिलेटेड ये कंपनी वर्क कर रही है, उसकी जो मिनिस्ट्री होगी वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ MOA एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOA का मतलब क्या हो गया? MOA means Memorandum of Association and AOA means Article of Association। अब यहाँ पे ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर, वही बात अगर गवर्नमेंट कंपनी हुई तो अकाउंटिंग एंड उसकी ऑडिटिंग जरूरी हो जाएगी। और इसके लिए ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो भी उस कंपनी की मालिक है, ओन कर रही है। फिनेंस जो है ये दोनों तरफ से कर सकती है। ये एज अ प्राइवेट कंपनी और एज अ पब्लिक कंपनी काम कर सकती है। प्राइवेट कंपनी कौन हो गई बेटा? ये चैप्टर 2 में चल ले जाओ, यहाँ का प्राइवेट और पब्लिक भूल जाओ अभी आप। यहाँ पे चैप्टर 2 में प्राइवेट कंपनी वो थी जो केवल अपने मेंबर्स में ही अपने जो शेयर है वो इशू कर सकती है, और पब्लिक वो थी जो अपने पब्लिकली शेयर को इशू कर सकती है। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे। तो मेरिट्स क्या हो गए? इजी फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत इजी है। जैसे नॉर्मल कंपनी के कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस होते हैं वो पूरा करो और ये कंपनी बन जाती है। इसके गवर्नमेंट कोई प्रोसीजर्स करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को इसमें अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज नहीं डालती। ऑपरेशंस ऑटोनॉमी, यहाँ पे ऑपरेशन करने की ऑटोनॉमी है। यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वही डिसीजन लेते हैं। इंडिपेंडेंस स्टेटस ये हमने पढ़ लिया, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट गवर्नमेंट से अलग है इसका। प्रिवेंट अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस है, जो सिक यूनिट्स है, जो चल नहीं पा रही, उनको रोक कर ये उस चीज़ों में पैसा लगा रहे हैं जो एक्चुअली काम करती है। अब इसमें आ जाते हैं हम डीमेरिट्स, यहाँ पे मेरिट्स, यहाँ पे डीमेरिट्स। फ्रीडम ओनली इन नेम,
अब यहाँ पे वही बात है कि गवर्नमेंट का जहाँ पे इंटरफेरेंस है वहाँ पे फ्रीडम केवल नाम की होती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो रहता ही है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि यहाँ के जो अकाउंट्स के जो डेटाज होते हैं वो सही और क्लियर बातें नहीं बताते। और दूसरी बात यह है कि अकाउंटेबल नहीं रहते, ये आंसरेबल नहीं रहते, इनका पार्लियामेंट में इनसे आंसर्स नहीं लिए जा सकते, इन पे क्वेश्चंस नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि एज अ नॉर्मल कंपनी वर्क कर रही है ना। डिफीट इन मेन पर्पस, जो इसका मेन पर्पस जो है ना वो हमेशा डिफीट कर जाती है। गवर्नमेंट जिस चीज़ में रहती है वो अपना इंटरफेरेंस करती है और उसका मेन पर्पस है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं उसका वो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रह जाता है, उस पर काम नहीं हो पाता। नेक्स्ट है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमने बताया था कि जो रिफॉर्मिंग हुई, जब 1947 के बाद रिफॉर्मिंग करी गई तो उसके बाद में 1941 से लेकर 2001 तक पब्लिक सेक्टर के रोल्स जो है बहुत चेंज हुए थे। अब इसमें क्या क्या चेंज आए थे? सो फर्स्ट चेंज है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी था। 1947 में आज़ादी के बाद में हमको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की थी, क्योंकि कोई भी जो बिजनेस था, प्राइवेट सेक्टर थे, वो पब्लिक सेक्टर में किसी भी इंडस्ट्री में पैसा नहीं डालना चाह रहे थे। वाई? क्योंकि हम बेसिक चीज़ों में पिछड़ रहे थे। क्या हो गई बेसिक चीज़ें कि कम्युनिकेशन सर्विसेज बहुत खराब थी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रोड एंड ट्रांसपोर्ट भी बहुत खराब था। तो जब ये बेसिक सर्विसेज ही नहीं है तो बिजनेस कैसे हो पाएगा? तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो बड़े जिस भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फाइनेंस की ज़रूरत लगी वो सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे और सबसे पहले जो चीज़ करी वो करी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की। जो बेसिक चीज़ें हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए, चाहे से वो कम्युनिकेशन हो गया, चाहे से वो रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, चाहे से वो टेक्निक्स हो गई, वो डेवलप करना स्टार्ट कर, क्योंकि बेस अगर कमज़ोर है तो इंडस्ट्रीज तो सिक यूनिट्स होगी ही। फिर सेकंड जो उनके पास में रहा कि रीजनल बैलेंस बना के रखे, कि ऐसा नहीं है कि जब हम 1947 में हम आज़ाद हुए थे तो ये देखा गया कि जो पोर्ट एरियाज थे वो डेवलप थे। पोर्ट एरियाज मतलब जो भी समुद्री मार्ग थे इंडिया के वो सब डेवलप थे, क्योंकि वहीं से सारे जो ब्रिटिशर्स थे वहीं से बिजनेस करते थे। लेकिन यहाँ पे मेन हमारा ये रहा कि हमें सभी रीजन्स को, सभी स्टेट्स को इक्वली डेवलप करना है, इक्वली वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आना है। तो फिर यही हुआ कि जो इंडस्ट्रीज थी वो डिवाइड कर दी गई और यहाँ पे जो मेन काम करा वो करा गया हमारे 5 ईयर्स प्लान में, जो कि कहा जाता है पंचवर्षीय योजना। उसमें मेन चीज़ें वो देखे गए कि किस रीजन में क्या चीज़ लैक कर रही है, उसी से रिलेटेड वहाँ पे 5 ईयर्स प्लान बनाए गए। इकोनॉमिक स्केल में क्या हो गया बेटा कि जब इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करा जा रहा था तो जिनके पास पैसा था वही पैसा बिजनेस में लगा रहे थे और जिनके पास पैसा नहीं था वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो क्या हो रहा था कि जिनके पास पैसा है उनके पास पैसा और बढ़े जा रहा है, क्योंकि कंपनी को उन्होंने ओनरशिप ले ली, उन्हीं के पास पैसा आ रहा है। फिर क्या करा गवर्नमेंट ने, उन्होंने जिस पे इकोनॉमिक स्केल जो ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर रही उनको अपने हाथ में लिया और उससे जो पैसा आया वो डिस्ट्रीब्यूट करा या फिर वो काम में लिया उन लोगों के लिए, उस रीजन के लिए जो कि इकोनॉमिकल कंडीशन में वीक है। चेक ओवर कंस्ट्रेशन इकोनॉमिकल पावर। अब इकोनॉमिकल पावर में भी सेम है कि जो पावर आ गई थी, जो पैसे की जो पावर आ गई थी वो कुछ हाथों में रुक के रह गई थी, सभी में नहीं बट रही थी। तो यहाँ पे दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ने मिलके एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसे हम कहते हैं वो पूरा करने का काम करा कि अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो उसका यूज़ किसके लिए हो, सभी रीजंस के लिए हो और उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, वहाँ की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे इम्पोर्ट के लिए सबसे पहले चाहिए था कि हमारे पास में सबसे पहले तो टेक्निक्स थी नहीं, वो टेक्निक्स हमें कहाँ क्या करनी पड़ रही थी, इम्पोर्ट। और इम्पोर्ट करने के लिए क्या चाहिए था, पैसा। तो फॉरेन मनी तो हमारे पास में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो तो ज़ीरो था, तो फॉरेन मनी तो थी नहीं। तो यहाँ पे था कि सब्स्टिट्यूशन, कि हमें अपने पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, हम कम से कम चीज़ें इम्पोर्ट करें, हम जितना भी इनोवेशन हो सके, जितनी भी टेक्निक्स होगी वो हम अपनी बनाए। तो बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने इसका साथ दिया और उन्होंने अपना
हम इंपोर्ट कम से कम करके खुद की चीज़ें बनाने लगे, खुद की टेक्निक्स बनाने लगे, खुद के साइंटिस्ट यहाँ के लिए काम करने लगे। और गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का देखिए, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि 1947 के बाद में 1956 में डिसीजन लिया गया कि जो भी यूनिट्स सिक यूनिट से एक नॉर्मल यूनिट बन गई, रनिंग प्रॉफिटेबल यूनिट बन गई, उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ताकि जो हम मेन मुद्दे हैं, जो हमारी मेन प्रॉब्लम्स है, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, उस पर ध्यान दिया जाए एज अ गवर्नमेंट। तो उन्होंने बाकी जो इंडस्ट्रीज थी उसको प्राइवेटाइज कर दिया और यहाँ पे 18 यूनिट्स उन्होंने अपने पास में रखी, 18 जो कंपनीज थी, 18 इंडस्ट्रीज अपने पास में रखी। उसके बाद में वापस 1991 में उनमें से 8 अपने पास में रखी, जो मैंने बता दी थी, आर्म फोर्सेस हो गई, माइनिंग सब चीज़ों की हो गई, रेलवे कम्युनिकेशन हो गई, एटॉमिक एनर्जी हो गई, ये सब अपने पास में रखी गवर्नमेंट ने और बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दिया। और उसके बाद में 2001 में केवल 2 ऐसे बचे, रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी, जो गवर्नमेंट ने एज अ अपने पास में डिपार्टमेंट रखा गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। अब ये हमारा हाफ चैप्टर हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका जो हाफ सेक्शन बचता है, जो कि है ग्लोबल एंटरप्राइजेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।